बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। अगर इंसान ने इस कदर तरक्की कर ली है कि वो घर बैठे पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रांजैक्शंस और बिल अदा कर सकता है, अपने मुल्क में बैठे दूसरे ममालिक से डिग्रीज़ और तालीम हासिल कर सकता है, अपने प्यारों और दोस्त अहबाब से फ़ोन पर बातें कर सकता है, उन्हें देख सकता है, तो फिर क्या वजह है कि बीमारियां इस कदर बढ़ रही हैं और हम बीमारियों पर काबू नहीं पा सक रहे हैं? अगर ज़िंदगी इस कदर आसान है तो फिर क्या वजह है कि हम ज़हनी तौर पर इतने स्ट्रेस्ड हैं और हमारे दिल बेसुकून हैं? ये है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक और इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत अहम ओहदों पर सर्व कर चुके हैं और उनकी खिदमात के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा है और बहुत सारे लोग उनकी वजह से आज ज़िंदगी की नेमत को इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वालेकुम वेलकम टू द सलाम। प्रोग्राम। थैंक कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी ठीक-ठाक। सर, जिस तरह की मैंने बात की कि ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो गई है, तो फिर क्या वजह है कि हम अभी भी इस कदर स्ट्रेस्ड हैं, इस कदर ज़हनी दबाव है हमें? देखें, आई थिंक वो आप जिस तरीके से ज़िंदगी को लेते हैं वैसे ही आपके स्ट्रेसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जो आपके पास है। जो नहीं है उसके लिए कोशिश करें, मिल जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र और करम है। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई और रास्ता चुना हुआ है। ये कनात जो है ना, वो अल्लाह ताला से हमेशा ये मांगनी चाहिए और इसकी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको कनात दे और जो चीज़ें उन पर शुक्र अदा करे और उन चीज़ों की हमेशा गिना करे जो उसको अल्लाह ताला ने अता की हुई हैं अच्छी वाली। लेकिन उसमें से एक तगो दो तो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और घर से ही आप जो सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन जब हम सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और जब हदीस देखते हैं तो हजूर पाक का स्वय हुस्ना वो हमें गाइड करता है कि ज़िंदगी को गुजारना कैसे है जी, और हर हालत में आपने सब्र और शुक्र कैसे अदा करना, वो बिल्कुल। चीज़ें हमें गाइड करती हैं और उसके हिसाब से आप मेहनत करना शुरू करें। बाकी जब आपकी नीयत ठीक होती है और आप लोगों का बेहतर सोचते हैं, मखलूक का बेहतर सोचते हैं, हकूक़ल अबाद वाला जो सिलसिला था वो आप उसके बारे में बेहतर सोचते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला और आपके काम में और आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत डालता चला जाता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि किसी का नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा ठीक। किसी का भला सोचना है और आपकी ज़बान से और आपकी जो मदद से या आपके जिस्म से कोई अच्छी बात हो सकती है तो कोशिश ये करें कि वो अच्छे काम सारे करें। किसी और की मदद हो सकती है ज़रूर करें और जो जैसे हम अब बात कर रहे हैं और हम एक अवेयरनेस और एजुकेशन दे रहे हैं, ये भी एक सदका ही जारी है बिल्कुल। और वो उसको अल्लाह ताला के हाँ बहुत बड़ा दर्जा हासिल होता है। तो जो आपके पास अच्छा नॉलेज है, जो इल्म है, जिसके आप दूसरों को बताने से उनका फ़ायदा होता है, तो वो ये एक सदका जारी है और ये ज़रूर करना चाहिए। जब ये काम करते हैं तो आपके स्ट्रेसेस ऑटोमेटिकली ये कम होते चले जाते हैं, फिर कोई स्ट्रेस नहीं होता। मैं तो हमेशा जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी जो हो जाती थी, वो एक दफ़ा एक स्टेज आई कि जिस पे मैं बहुत ज़्यादा, वालिद साहब मेरे फौत हुए थे, तो समझ नहीं आती थी कि वो क्या करें आप उस वक्त। तो उस वक्त नमाज 5 वक्त की और बिल्कुल। कुरान शरीफ पढ़ना कि आपने उस हालत में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और स्ट्रेस को कैसे डील करना है। ये स्ट्रेस जो है वो आपको कुरान गाइड करता है, अस्वाए हुस्ना जो है रसूल पाक की हदीस वो गाइड करती है और नमाज आपको सुकून देती है, ज़हनी सुकून ना बोलता है ना, अल्लाह ज़िक्र बिल्कुल। तत्मैन कुलूब, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मैन कुलूब। अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो अल्लाह ताला का जिक्र शुरू कर दें, आप तस्बीह शुरू कर दें और आपको उससे सुकून मिलेगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं ऐसा कहता ही है हूँ। सर। बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम अल्लाह ताला से कनेक्टेड होंगे तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं ढूंढती हूँ कि कहाँ पर अल्लाह ताला से जो कनेक्शन है वो वीक हो रहा है। और अगर हम लोग रात को बेड पे जाते हैं, हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि आज मैंने क्या अच्छे काम किए, आज किसी का दिल तो मेरी वजह से नहीं दुखा, तो मेरे ख्याल से हमारी बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो सकती हैं। और जहाँ तक महंगाई की बात है, वो हर जगह पर है, लेकिन अगर कनात पसंदी की जाए, अल्लाह पर तवक्कल किया जाए, तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। जी जी, जी। मैं आपको एक कल जिक्र को, कल मैं जेलम से वापस आ रहा था। ठीक मैं से। वीकेंड पे जेलम जाता हूँ, वहाँ पे फ्री क्लिनिक करता हूँ और वापस आ रहा था। तो मैं एक टोल प्लाजा पे खड़ा हुआ और वहाँ पे वो एक बुज़ुर्ग थे, वो कोई चीज़ें बेच रहे थे।
तो मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ था, तो मैंने उसे कहा कि नहीं कुछ दे दें पैसे, कोई चीज़ खरीद लें। तो वो उसने दी और हम निकल आए वहाँ से। तो मैं जब हम पहुंचे डीएचए के पास, तो पीछे से कोई डिपर दे रहा था। तो मुझे ड्राइवर कहता सर रोकें या ना रोकें, ये पीछे से कोई डिपर दे रहा है, कोई शायद कोई प्रॉब्लम है उसे। तो वो रुका और साथ पे उसने कहा जी शीशा नीचे करें। तो उसने कहा जी कि वो जो आपने पीछे पैसे दिए, इतना बड़ा नोट दिया उस बंदे को, मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है। अच्छा, फैमिली थी। तो मुझे कहती है कि वो मैं आपको ये दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इससे बड़ी गाड़ी दे। अच्छा। आपने उस बंदे के साथ ये कि देखिए लोग नोट करते हैं और लोगों के दिल अपने भी इतने अच्छे हैं कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, और नोट करके वो मेरा पीछा कि उन्होंने सिर्फ ये बताने के लिए कि ये आपने एक अच्छा काम किया, तो हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले। बहुत प्यारी बात आपने की है सर। यहाँ पर कॉलर उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ खुशाब से। जी, सवाल पूछें। मैंने स्टैंड पढ़े हुए हैं FIC से 2017 में पढ़े हैं 2 और फिर 2020 में एक पढ़े। ठीक है। तो मैं जेर इलाज हूँ FIC के, वो 3 मैं खा रहा हूँ दवाइयाँ। लो प्लेट एक ले रहा हूँ +75 और एक खा रहा हूँ सवेब 4.5 ठीक है। और एक रोपीगेट। जी। मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे कब्ज बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कब्ज है। अच्छा, ठीक दूसरा है। मेरे टांगों में दर्द होता है, चल नहीं सकता। ठीक है। बाकी मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक है और सारा कुछ ठीक है। ठीक एक है। चलने की इतनी मजबूरी के चक्कर आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 400-500 फुट हाथ अब चल लेता हूँ। दर्द होता है टांगों में। सही। घुटनों में भी दर्द पहले है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कमजोरी की वजह से हो रहा है। तो मुझे खुराक को तजवीज़ कर देंगे से मेरी सेहत अच्छी, चूँकि मैं खाना पीना मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। रोटी भी खाता हूँ, नींद भी अच्छी आती है, दूध भी घर का पीता हूँ। ठीक है। कब्ज के लिए आपने कुछ लेना शुरू किया है, जैसे वो फाइबर डाइट या फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए जो आते हैं, जिस तरह इस्पगोल वगैरह? कोई असर है कि मैं तो कौन सा सिरप है? ठीक है। उनकी दवाइयाँ एक दफ़ा फिर बता दें कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। ठीक है। 8 दिन तो फिर पेशाब नहीं आना, फिर वो बंद कर दें। दवाइयाँ एक दफ़ा दोबारा से बता दीजिएगा आप। दवाई है एक लो प्लेट +75 है। लो प्लेट प्लस। लो प्लेट सवेब की बड़ी देता हूँ 5 और कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं लो प्लेट के अलावा? और लोपीगेट जी, लिपिगेट और इसके अलावा जी, आवाज़ थोड़ी सी कट गई है जी। आखिरी दवाई दोबारा से बता दीजिएगा। 0.5 सर समझ नहीं आ रही आखिरी वाली दवाई की। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। ये बताइएगा शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? शुगर मुझे नहीं है सर, कमजोरी है सर। ठीक है। और ब्लड प्रेशर कितना रहता है आपका? ब्लड प्रेशर मेरा होता है जी ज्यादा से ज्यादा 80-100। ठीक है, 80-100। और वजन कितना है आपका? वजन मेरा होगा 75, ठीक है। 80 होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। टांगों में इनको दर्द है, थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी है, उसके लिए आप क्या रिकमेंड हम दवाइयों का पूछ रहे थे। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें डायूरेटिक्स हैं या फिर कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं जिससे टांगों में आपको दर्द होता है। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे आपको कब्ज़ वगैरह होती है। तो उन दवाइयों को चेंज करने से या अपनी डाइट चेंज करने से आपके ये मसले हल हो सकते हैं। तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये एक तो वही छान वाली एक रोटी खा लें और उससे बहुत फाइबर वाला जो सिलसिला है कि जिसमें आप अगर फ्रूट भी खाते हैं, जैसे सेब है तो छिलके समेत खा लें, आड़ू है तो छिलके के समेत आप खा लें, नाशपाती है तो छिलके समेत आप खा लें। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पेट को चलाती हैं और आपकी कब्ज़ वगैरह जो है दूर हो जाती है। वो ना हो तो जैसे आपने पूछा था कि इस गोल का छिलका जो है एक बड़ा चावलों वाला चम्मच सुबह और एक शाम को 1 गिलास पानी में डाल के पियो। और कई दफ़ा पानी की कमी की वजह से आपको बिल्कुल सर, मैं ये कहने वाली तो ये थी। कम से कम 6 से 8 गिलास दिन के जो है वो पानी के ज़रूर पिए, उससे आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक होती है। और दूसरा, बैठे रहने से कब्ज़ होती है, चलने से कब्ज़ आपकी ठीक होती है। सर यू आर रीडिंग माय माइंड। हाँ, वो ये चीज़ें चंद ऐसी हैं जो बेसिक आप करते हैं तो आपके छोटे छोटे मसले जो हैं बड़े आराम से ठीक हो। बाकी आपका आई थिंक उन्होंने अपना इलाज करवा लिया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। ये छोटे मसले इंशाल्लाह
ये चीज़ें ऑब्जर्व करने से, ये चीज़ें फॉलो करने से इंशाल्लाह इनके ये मसले भी ठीक हो जी, जाएंगे। जिस तरह कि ये कह रहे हैं कि इनकी टांगों में दर्द आता है तो शायद उस वजह से ये चलते नहीं हैं, जब चलते नहीं हैं तो फिर मूवमेंट नहीं होती और उस वजह से भी कब्ज़ देखिए, हो ना सकती चलने है। से टांगों में दर्द होता है। हाँ, जब आप चलते हैं तो आपकी टांगों का दर्द ठीक हो जाता है, जी, उसकी सर्कुलेशन ठीक होती है। मसल जिन्हें आदत नहीं है चलने की, जब वो इस्तेमाल होने शुरू होते हैं तो आपकी थकावट दूर हो जाती है। इसी तरह आपके पट्टे के पिछले कंधे के पट्टे हैं, उनकी दर्दें शुरू हो जाती है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते। जो ही आप बाजू की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कमर की एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत सारी आपकी दर्दें एक्सरसाइज के साथ ही ठीक हो जाते हैं और आपको दर्द की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। अगर आप हफ्ते में एक दिन चलेंगे तो फिर आपकी टांगें जो हैं वो कंप्लेन करेंगी। अगर आप उनको डेली इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली फिर जो है यूज टू हो जाएंगे। और यही बात है कि जब आप वॉक भी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एंड देन यू गेट यूज टू इट। मेरे साथ खुद ये होता है बीइंग अ डॉक्टर कि मैं अपने आप को कहती हूँ कि आज 4 बजे मुझे वॉक करनी है और जहन कह रहा होता है नहीं सो जाओ। तो ये एक बड़ा जो है वो मुश्किल सा मरहला होता है, लेकिन इसको खुद ही इसका सोल्यूशन भी हमने निकालना है। सर थोड़ी सी बात करते हैं आज फालिज के मुतालिक कि फालिज क्या एक मोरसी बीमारी है? अगर ख़ानदान में किसी को है तो आपको भी होगी, और इसका दिल की बीमारी के साथ क्या कनेक्शन है? ये दिल की बीमारियों में ही शामिल होती है और ये उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है उसको वो हम कहते हैं। और उसमें से जो फालिज है ये एक बहुत बड़ी ऐसी बीमारी है जिससे डिसेबिलिटी और बंदा बिल्कुल डिसेबल हो जाता है। और सिर्फ बंदा डिसेबल नहीं होता, पूरा घर डिसेबल हो जाता है, क्योंकि पूरे घर ने उसको लुक आफ्टर करना है। बाथरूम लेके जाना है, कपड़े चेंज करवाना है, खाना खिलवाना है, कहीं बाहर लेके जाना है, फिर मदद की हमेशा एक अटेंडेंट की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। तो ये कोशिश ये होनी चाहिए कि ये ना हो, और क्यों ना हो, ये प्रिवेंशन पे होता है कि प्रिवेंशन ये किस में होगा? जिसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर हो तो वो इतना नहीं है नुकसानदेह। अनकंट्रोल, जिसको आप दवाई खा के कंट्रोल ना करें, उससे फालिज हो सकता है। इसी तरह शुगर, अनकंट्रोल शुगर, जिसको दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही तो आपको फालिज हो जाएगा। जिसको दिल की बीमारी है उसको फालिज होने के चांसेस ज़्यादा। जो स्मोकर है, जो सिगरेट पीता है, उसको ज़्यादा होता है। जिसका वजन ज़्यादा ओबेसिटी है उसको होगा, और जो नहीं चलता, इनएक्टिविटी है, उसमें ये फालिज होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है। जो ख़ानदान की आपने बात की कि जिसको ख़ानदान में बीमारी है कि उनको 60-70 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके भी, शुगर कंट्रोल करके भी फालिज है, उन्हें फालिज होने का डर होता है और उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अपनी सारी चीज़ें, अपने टेस्ट और वो कंट्रोल में रखने पड़ती हैं और दवाई बाकायदे से खानी पड़ती है, और फिर वो नहीं होता आपको। और अगर कहीं आपको डर हो तो कुछ सर्टन टेस्ट होते हैं जिसमें ब्लड के टेस्ट हैं, फिर कैरोटिड के टेस्ट हैं, यानी यहाँ का अल्ट्रासाउंड, शारक का जो है वो अल्ट्रासाउंड होता है, पता चलता है जिसमें इन नालियों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो उस हिसाब से आप केयरफुल होकर उसकी दवाई शुरू कर दें। फिर कई दफ़ा होता है कि अगर आपके हिस्ट्री है कि आपकी ब्लीडिंग होती है, ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, जिसे हेमरेज हम कहते हैं, उस हेमरेज की वजह से जैसे स्ट्रोक या फालिज होता है, वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं जब ब्रेन में ब्लड चला जाता है। तो वो कई दफ़ा कोई एनरिज्म या ऐसी कोई चीज़ें होती है जिससे प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो पहले से डिटेक्ट हो जाए तो एटलीस्ट फिर उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। सर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पिशावर से बात कर रहा हूँ। खान नाम है जी मेरा। सवाल पूछें। जी मैडम, डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं भी मतलब पेशेंट हूँ खाड़ी का ना, तो क्या मैं मतलब देसी घी इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है। और आपने कहा कि आप पेशेंट हैं, तो क्या आपको मसला है? मसला मुझे 2017 में जो है ना, मुझे मतलब थोड़ी सी हार्ट प्रॉब्लम आई थी। ठीक है। तो उसके लिए मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, कार्बिस और स्कार्ट और रेवास्टोटिन रास्ट के नाम से ना, ठीक है। वो ले रहा हूँ। माशाल्लाह अभी तक मुझे कोई उसके बाद कोई मसला नहीं हुआ है। ठीक है। आप फॉलो अप वगैरह करवा रहे हैं, सब ठीक है? जी जी, मैं फॉलो अप करवा रहा हूँ। ठीक है। वजन ज्यादा आपका? वॉक वगैरह करते हैं? जी वॉक भी करता हूँ और एज मेरा 45 है जी। ठीक है। वजन कितना है आपका? जी वजन कितना है आपका? वजन मेरा 78 मतलब केजी ठीक हो है। गया। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट सब ठीक है? कोलेस्ट्रॉल नहीं है जी, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। ठीक है। और बीपी भी मतलब ज्यादा नहीं होता ना। सही। चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, देसी घी के मुतालिक पूछना चाह रहे हैं कि इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने उनका वेट पूछ लिया। ये ना हो कि ओवर वेट हो और हम उनको कह देंगे आप खा सकते हैं। देखिए, मैं नॉर्मली हमारा तो ये है कि जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो वेजिटेबल ऑयल्स है। अच्छा। नबाताती तेल जो है, जैसे सूरजमुखी होगी, मकई हो गया, कनोला हो गया, जैतून हो गया, सरसों का तेल हो गया। सरसों का तेल मैं इसलिए कहता हूँ
कि ये हमारे यहाँ बनता है और उसमें कोई मिलावट नहीं होती बिल्कुल। और इसमें कसाफतें नहीं होती। देसी घी मैं वहाँ पे कहता हूँ देसी घी में चिकनाई ज़्यादा है, लेकिन देसी घी मैं उस वक्त रिकमेंड करता हूँ कि जब बाज़ार में ना खालिस चीज़ें मिल रही हैं और देसी घी वो जो घर में आपका अपना बना हो, किसी के घर से देसी घी खरीदा हुआ ना हो, उसमें भी मिलावट होती है। अच्छा। तो वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिसमें मिलावट ना हो, अपने घर का देसी घी हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हांडी में। और इवन हफ्ते में जैसे हम कहते हैं एक दिन पराठा खाना चाहिए तो पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बड़ी थोड़ी होनी चाहिए। घर के जो बंदे हैं वो आपकी जो एक हांडी बनती है उस हांडी में एक बड़ा चावलों का चम्मच जो है उससे ज्यादा घी नहीं डालना, यानी आपको आपकी तरकारी में तरी नजर नहीं आनी चाहिए। और यही काम आप सरसों के तेल के साथ भी कर सकते हैं। अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे प्योर चीज़ है, असली चीज़ है, वो कर सकते हैं। उसको पहले उसकी स्मेल जो है उसको ज़रा ट्रीट करने की ज़रूरत है, ट्रीट करके आपको आदत पड़ जाए तो वो फर्स्ट क्लास है। बाकी जितने भी नबाताती तेल हैं, कनोला है जैसे आजकल आम है, सूरजमुखी है, मकई का तेल है, और ये सबसे महंगा जो जैतून का तेल है, लेकिन इस सब की जो फ़ायदा एक जैसे है। ठीक है। इनमें भी चर्बी है लेकिन कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है लेकिन थोड़ी मिकदार में। आप इसको जितना इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल फैट लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसको जब इस्तेमाल भी करें तो थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। सर पहले कहा जाता था कि मार्जरीन जो है वो हार्ट हेल्दी है और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते थे। फिर एक नई रिसर्च आई जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मार्जरीन जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और देसी घी और देसी ऑयल्स, जिस तरह कि आपने कहा कि घर में निकाला हुआ घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा है, और किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो कहते हैं कि अगर चीनी या मिठास भी ज़्यादा हो जाए तो वो भी जहर बन जाती है। तो इसलिए आपने उससे अभी परहेज देखिए, करना मैं कल वो देख रहा था कि देखिए आम जो तेल है, मेरा नहीं, आप उसका रेट जो है वो चल रहा है कि पर लीटर कितना जा रहा है, तो आई थिंक 500 से 600 रुपये पर लीटर जा रहा है जो तेल है। अच्छा, लेकिन जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन जैतून का तेल आपको पता है किस तरह पर लीटर है? नहीं सर। 4000 रुपये। अच्छा जी। तो ये हमारे प्रोड्यूसर साहब को प्राइसेस पता है, वो मुझे बता रहे हैं। इसलिए आई थिंक ये इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि जितना कनोला का तेल है, मकई का तेल है, ये तेल ऐसे हैं, सूरजमुखी का तेल है, ये भी बहुत अच्छा, और इनकी भी उसी तरीके से फ़ायदा है जो कि जैतून के तेल। ठीक। तो आपको महंगा तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये तेल जो है ये आपके खाने पकाने के लिए बहुत अच्छे हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, और सरसों के तेल की आपने बात की, तो उसमें अगर सब्ज़ी बनाएं तो वो बहुत जायकेदार होती है। शुरू में आपको थोड़ा सा स्मेल से यूज़ टू होना पड़ता है, लेकिन अगर आप यूज़ टू हो जाएं तो वो बहुत ही अच्छा सालन बनता है, और आप ट्राई करें, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। तो ये हमारा मैसेज है कि ये नहीं है कि कोई चीज़ महंगी है तो वही अच्छी है, आप दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं। सर, हम फालिज की बात कर रहे थे, हमने कहा कि अगर फैमिली में है तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, एक तो थोड़ा सा फालिज के आप अलामात बता दीजिए क्या होती हैं, किस तरह से पता चलेगा कि इंसान को फालिज हो रहा है, और उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि दिल का दौरा पड़ा तो आपको क्या करना है। तो थोड़ा सा फालिज का भी बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि फालिज की सूरत में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, फालिज जो मोटे मोटे जो उसके सिम्टम्स हैं और साइंस हैं वो ये होता है कि कई दफ़ा आप अचानक बोलना बंद कर देते हैं, आप बोलना चाहते हैं आप बोल नहीं सकते, अचानक आपकी चंद सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए नज़र धुंधला जाती है या नज़र नहीं आता, आपका एकदम ज़ुबान में लुकनत आ जाती है, आप बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते, या बोलते हैं तो उसमें से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहे होते, या आपकी एक साइड जो है वो चेहरे से लेके बाजू टांग तक सुन्न हो गई, या कहीं आप कप पकड़ा हुआ तो आपके हाथ से कप गिर गया, बिल्कुल वीकनेस हो गई, और कहीं आप गिर गए। ये अलामात ऐसी होती हैं जो कि एक वार्निंग होती है, उस वार्निंग को आपको फिर लिफ्ट करानी चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। ये उन लोगों में ज़्यादातर होता है जिनमें शुगर या ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो, दिल की तकलीफ़ हो, जो सिगरेट पीते हो, उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। उनको फिर फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करके कि इसके क्या, क्योंकि इसकी दो वजूहत हो सकती है, या एक होता है कि क्लॉट आपके ब्रेन में जा रहा है, खून जमा हुआ है, जिसकी ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है। एक है कि आपके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, वो ब्लीडिंग की टोटली मुख्तलिफ, उस पर आपने डिस्प्रिन नहीं लेनी,
ठीक है। डिस्प्रिन लेंगे तो जो ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग हो ज्यादा हो जाएगी और जाएगी। आपका फॉलेज बढ़ जाएगा। तो इसलिए किसी सूरत में इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी, कोई दवाई नहीं दवाई लेनी, नहीं। फौरन हाँ, डॉक्टर ब्लड के पास। प्रेशर या शुगर है तो उसकी दवाई लेके कंट्रोल करना है और डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। और जब सीटी स्कैन होता है तो हम सीटी स्कैन से पता चलता है कि ये क्लॉट था जिसने फॉलेज किया या ये ब्लीडिंग थी। अगर ब्लीडिंग हो तो उसका इलाज टोटली डिफरेंट है और अगर क्लॉट है तो उसका इलाज टोटली डिफरेंट है। सर, पिछले दिनों एक मरीज की इसी तरह से डेथ हुई कि उनको कुछ दिनों से यही अलामात आ रही थी कि वो कह रहे थे कि मैं सही देख नहीं सकता। फैमिली ने यही सोचा कि इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो शायद उसमें कोई मसला है। फिर वो कप रखते हुए उन्होंने साइड पे रख दिया, कप गिर गया उनके हाथ से, तब वो उनको अस्पताल लेकर गए और इट वाज टू लेट। तो इस पे हम ज़रा मज़ीद डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जुल्फ़कार बोल रहा हूँ जंग से। आ जी, सवाल पूछें। सवाल ये है जी मैडम साहब, क्या नाम है, 3 साल पहले मैंने एक एंजियोग्राफी कराई थी आकर। ठीक है। उसमें मेन नाली थी जो क्या ना लेफ्ट मेन नाल, वो क्या ना 50% तंग थी आकर। अच्छा। और इसके साथ क्या नाम है जो है वो हार्ट बीट उसका ही आ रहा था, क्या ना प्रॉब्लम आ रहा था, थेरेपी भी सी साथ आ रही थी आप। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, जो क्या नाम गया था, क्या नाम एफ आई सी में क्या फैसलाबाद काटिया, हम्म। उन्होंने फिलहाल रखा हुआ है, क्या ना दवाइयाँ पर रखा हुआ है, दवाइयाँ पर क्या ना। तो अभी कोई अलामात आ रही हैं आपको, जैसे दिल में दर्द वगैरह, सांस का फूलना? हाँ जी, मतलब जो है धड़कन है वो आती है बार बार, क्या ना पीवीसी ज्यादा आने शुरू हो जाती है और ठीक है। बैठने में परेशानी। सीने में दर्द हो। सीने में दर्द वगैरह होता है आपको इसके साथ? हाँ जी, पर कभी क्या ना काम ज्यादा है, क्या ना बाल्टी वगैरह जो कुछ उठा ले जाए। दवाई ठीक कौन है। सी दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? दवाई है जी, क्या नाम है, अप्रेसर 100 mg है, हम्म। नो कोलाटी है, हम्म। एक्टोर है 10 mg आकर। ठीक है। तो आपने अपने डॉक्टर से रुजू किया है, उनको बताया है कि इस तरह से आपको ये मसाइल हो रहे हैं? उन्होंने कहा क्या नाम है पीवीसी तो आती रहेंगी आकर ठीक है। जब तक मेन नाली लेफ्ट मेन आर्टरी है सब दिल के जो बड़ी 50 तंग है, ठीक है। उसका जब हल होगा तो उसके साथ। उन्होंने क्या ठीक हल है। बताया था, उन्होंने इलाज हल क्या क्या करना? बताया? उन्होंने क्या कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका? उन्होंने बताया फिलहाल आप खाएं, दवाइयाँ खाएं, क्या नाम है, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने मेडिकल का। का मैनेजमेंट का है, मेडिसन का। ठीक है। अभी आप पूछना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी जी, उसमें आई थिंक उन्होंने बताया कि मेन नाली इनकी 50% बंद है और मेरा ख्याल है उसमें अभी किसी स्टेंट या किसी बाईपास की ज़रूरत नहीं है, तो दवाइयाँ ही खानी है। इनका एक मसला इन्होंने बताया कि इन्हें एक वीपीसीज आती हैं या एक्स्ट्रा बीट्स आती हैं, तो में प्रेशर उसके लिए है दवाई, और साथ ही साथ आई थिंक इन्हें कोई ना कोई नाइट जो चलते हैं, कहते हैं ज़्यादा काम करते हैं फिर तकलीफ़ होती है और सीने में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए नाइट्रेट्स वगैरह जैसे कोई नाइट्रोमेंट है, सस्टैक है या कार्डनेट, ऐसी कोई गोली है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो दवाइयाँ ले रही हैं ये काफ़ी है। उसने इन्हें अपने जो दवाइयाँ बाकायदगी से लें और वॉक बेशक आधा घंटा डेली करें, बहुत ज़्यादा ज़ोर वाला काम ना करें जिसमें से इन्हें सीने में दर्द हो। इन्हें अपनी हद का पता होना चाहिए कि इतना मैं चल सकता हूँ, इतना ज़ोर का काम कर सकता हूँ, इतना काम करने से मुझे सीने में दर्द होता है, तो उससे कम आप ज़ोर वाला काम करें ताकि आपको ये तकलीफ़ ना हो। तो दवाइयों से चलाए रखें, हर 3 महीने बाद डॉक्टर साहब को दिखाते रहें, और कहीं अगर जाकर बीमारी बढ़ती है जहाँ पर जाके स्टेंट या बाईपास की ज़रूरत होती है तो फिर उस वक्त होगा। तो अभी दवाइयों वाला इनका मर्ज़ है, इन्हें कोई फ़िक्र वाली कोई बात नहीं, अपनी रूटीन के दिल जो काम काज है वो करते रहने चाहिए। क्योंकि बाज़ वक़्त ये होता है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिस तरह कि इनको थोड़ी सी अलामात आ रही हैं तो ये उसके बारे में फ़िक्रमंद हो रहे हैं। तो एक तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको कोई दर्द वग़ैरह आ रहा है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई हैवी चीज़ उठा रहे हैं, तो आपने वहीं पर रुक जाना है, अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आपके मसाइल हल नहीं हो रहे तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप एक डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आपको लगता है कि सेकेंड ओपिनियन लेना है, तो वो भी ये ले सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम रजा है जी रजा और साहब, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। सवाल तो पूछिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बैंकर हूँ, तो ये होता है कि सारा दिन यही बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो अच्छा। उसमें बंदा क्या किया जैसे। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि इतने काबिल डॉक्टर हैं ये सर, इनका एक लाहौर, सियालकोट या गुजरावाले में इनका एक सेशन होना चाहिए जाके जो यंग डॉक्टर्स हैं
जो बैठे हुए हैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन हो, ताकि ये अपडेट होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई किसी को बीमार होता है कहते हैं इसको फौरन लाहौर ले जाओ या पिंडी ले जाओ। इस तरह के अगर डॉक्टर अगर हमारे पास अवेलेबल हों, महीने में एक दफा आ जाएं, तो कोई मसला नहीं है। तीसरा ये था कि कैस्ट्रोल लेवल को कम करने के लिए हम क्या एहतियाती तदाबीर करें। बहुत अच्छे आपने सवाल किए और बड़ी अच्छी आपने बात की। हम तो चाहते हैं कि सर से जिस कदर हो सके फ़ायदा उठा सके, और एक इंसान है वो अपनी तरफ से कम्युनिटी को पे बैक करने की कोशिश करें, लेकिन वही बात है कि सर की भी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो हम सर से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दूसरे शहरों में भी जाकर सेशंस दें, और सर बहुत सारे इलाकों में जाकर फलाही काम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर, स्ट्रेस, बैंकर है, इनको काफ़ी स्ट्रेस होता है, और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि बैंकर्स की जॉब काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है। नॉर्मली ये दिल की जो बीमारी है ये बैंकर्स में ज़्यादा है, क्योंकि उनका स्ट्रेस वाला काम है, बैठने वाला काम है, सारा दिन सुबह से लेके शाम तक बैठना होता है, और उसमें एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता। और बैंकर्स में ही सिगरेट का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और वज़न भी उनका बढ़ता है, फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि इवन आप बैंकर्स भी हैं तो कहीं ना कहीं बीच में लंच ब्रेक पे आगे पीछे कोई आधा घंटा आप जो है एक फ़िज़िकल एक्टिविटी वाला टाइम गुजार लें और निकाल लें, और अपने टेस्ट जो है वो स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, शुगर, गुर्दे के टेस्ट ये करवाते रहें। और उसमें से अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। डाइट अपनी को ठीक रखें, फ्रेश। और अगर आप बैंकर हैं तो कोशिश ये करें कि आपके जो टेबल पे है या चने के दाने या मकई के दाने पड़े हुए हों, और फ्रूट की एक बास्केट हो जिसमें नाशपाती हो, आपका सेब हो छिलके समेत, और केला वगैरह पड़े हो, ताकि कहीं आपको भूख लगे तो बजाय बिस्किट बेकरी की चीज़ खाने के आप ये फ्रूट खा लेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो उनकी चीज़ें देखिए, हमारा ये प्रोग्राम जो चल रहा है हर संडे जो है ये पब्लिक की सर्विस के लिए हम ये प्रोग्राम चलाते हैं, और यही हमारा क्लिनिक है। और इस क्लिनिक से आप जो है वो सुन के प्रोग्राम देख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आई विश कि मेरे जहाँ पे मेरे मरीज़ मुझे चाहते हैं मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे मैं जा सकूँ, लेकिन ये फिज़िकली नामुमकिन है। बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट हर जगह आपकी इक्विपमेंट होती है। हाँ, जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ वो मेरा जेलम शहर है, वो मेरी आई थिंक वो मेरा फ़र्ज़ है, और मैं जाता हूँ और मैं वो करता हूँ अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को वो करता हूँ। मैं वहाँ पर ज़रूर जाता हूँ, हर वीकेंड पर जाता हूँ। मैं 80 से वहाँ पर क्लिनिक कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट बाकी डॉक्टर्स को भी यही है कि जो आपके इलाके हैं, जो आपके गांव शहर हैं, वहाँ पे ज़रूर जाएं। महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा अपने लोगों को सर्व करें, क्योंकि जितने अपने लोग आपकी बात पे यकीन करते हैं, कोई और बंदा यकीन नहीं करता, और वो फिर आपकी बात को सुन पे उसके अमल भी करते हैं। और ये चीज़ें जो है आई थिंक हमारी ये जो प्रोग्राम होता है, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि डॉक्टर का मरीज़ के साथ कम्युनिकेशन का, कि मरीज़ की बात सुने और फिर उसको बीमारी समझा दे, और फिर उसको सेम टाइम बीमारी समझाने के बाद उसके अंदर खौफ, और दिल के अंदर और दिमाग के अंदर खौफ पड़ा, खौफ निकाले, उसे कि बीमारी है, इस दवाई से ठीक हो जाएगी, और आपने नॉर्मल हो के अपने बाकी काम काज करने शुरू करने। बिल्कुल सर, और अगर हर डॉक्टर जो है वो अपने आबाई इलाके में जाकर अगर वीकेंड पे 2 दिन फ्री क्लिनिक कर लेगा तो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उनकी सेहतें बेहतर हो जाएंगी। जिस तरह कि आपने बात की कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने देखा है कि बाहर के ममालिक में इस पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, यंग डॉक्टर्स को सिखाया जाता है। तो सर, डॉक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं ये महसूस करती हूँ कि यंग डॉक्टर्स में एम्पैथी जिसे कहते हैं कि एहसास होना वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो थोड़ा सा आप डॉक्टर्स को भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर, यहाँ पर कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं, फिर मैसेज की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, जिला ननकाना साहब से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। जी, डॉक्टर साहब से जी बात करनी है सर। जी कीजिए बात। जी, जवेद इकबाल बोल रहा हूँ जी, जिला ननकाना साहब से। जी डॉक्टर साहब से जी बात करनी है जी। मैं हार्ट का मरीज हूँ, फैसलाबाद का जी। ठीक है। डॉक्टर साहब से जी बात ये करनी है जी, मेरी एंजियोग्राफी हुई थी 2017 में जी। हमारी एक शरियान वो ना यानी कि बंद थी। ये मुझे ना उर्दू नहीं बोलनी आती, मैं तो पंजाबी आम बंदा। ठीक है, आप जो बोल सकते हैं वो बोले। जी पंजाबी में बात करें। हमारी एंजियोग्राफी की थी उन्होंने, ये पंप मतलब उन्होंने कहा कि मतलब ये शरियान खोल दीजिए आपकी। ठीक है। लेकिन मैं हार्ट का मरीज हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ डॉक्टर। मैं जब जाता हूँ जी तो फैसलाबाद जी चेक करवाता हूँ, कि आपकी बिल्कुल बेल ठीक है, बेसिक साफ सुथरी है।
लेकिन डॉक्टर साहब बात ये है कि मैं ना 12 जुलाई ये 2023 में बाहर में निकला था, मतलब फसल वगैरह पर, उधर ना हबस बहुत थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारी टांगे जो है ना ये मतलब बीपी लो हो गया था, हमारे जिस्म का बीपी लो हो गया था। फिर मैं ना मोटर बाइक मेरी 4 किलो पीछे, यानी कि ना आधा किलोमीटर पीछे खड़ी थी, मैं उतना बस से गया, मोटरसाइकिल पे बैठा जी, मोटरसाइकिल पे बैठ के वापस से, यानी कि मैं ना 4 किलोमीटर में सफर किया मोटर बाइक पे। ठीक है। फिर जी मुझे ना प्यास बहुत लग रही थी, प्यास इधर मैं देखा मेन रोड से ना टूटियां यानी कि पानी वाली थी, मैं उधर न ठहरा पानी पी रहा था। पानी पीते पीते ना हमारे ना यानी कि ना दर्द मुझे हुआ दिल में, ना कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि इतना ये दिल में खौफ आ रहा था कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या ठीक है, मर जाना, या घर नहीं जाना, बच्चों के पास नहीं मैं जा रहा। जी जी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि इन्ना से मेरा घबरा गया सी, मेरे ना धड़कन जी ये पूरी है ना जी ये तेज हो गई थी। ठीक है, तो पूछना क्या चाह रहे हैं, सवाल क्या है आपका? जी जी जी, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ जी, मैं जिला नखाना साहब, फिर मुझे शिफ्ट किया गया, मैं 3 दिन बाद गया जी। उन्होंने ये गल की सी कि उन्होंने मेरा ना टेस्ट किया सी, उन्होंने कहा कि जिन्होंने 11% हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, ठीक है जी। एक दिन उन्होंने ये रिपोर्ट की, दूसरे दिन फिर बड़ा डॉक्टर आया जी, उन्होंने कहा कि इनका फलाना टेस्ट करें जी। उन्होंने जी टेस्ट किया, उन्होंने कहा जी कि आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ। ठीक है जी जी। फैसलाबाद गया है, फैसलाबाद ही उन्होंने चेक किया जी, उन्होंने कहा जी कि मतलब अपना जुलाई के महीने 25 तरीक को मैं गया जी, उन्होंने कहा सी कि जी आपको हार्ट अटैक 10% हुआ 100 में। ठीक है, सही है। तो कोई दवाइयाँ वगैरह उन्होंने दी हैं आपको? एंजियोग्राफी हुई है आपकी? जी जी, एंजियोग्राफी हुई। उसमें क्या रिपोर्ट में क्या आया है? जी वो ना उन्होंने कहा कि जो एक शरीयान है ना आपके दिल में सप्लाई खून देती है, ठीक है, वो यानी कि बंद हो चुकी थी, यानी कि लोथड़ा वगैरह आ गया थी, वो पंप मतलब ठीक है। तो उसके लिए कोई दवाई दी है, आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? मेडिसिन जी अस्कार्ड है, लोबलेट है, ठीक है, एक क्रिमंडा ते उस वाला कोल हैगी है जी। सही है। ए जी उस तो बाद जी मैडम एक ने ना एल्प जारी की, एल्प 05, वो रात को मैं ठीक। अभी कोई दिल में दर्द वगैरह तो नहीं आता, सांस वगैरह तो नहीं फूलता? जी नहीं जी, मैं जी यही पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, जो मोटर बाइक में बैठता हूँ ना जी, अगर मैं चलाता हूँ जी 3 माह बाद गाड़ी ना 3 माह बाद 15 दिन हो गए मैं मोटर बाइक माड़ी मोटी चलाता हूँ, थोड़ा जा ना मैं चलावा तो मेरे ना जड़ी छाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके सवाल की समझ आ गई है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, एल पे भी हैं, थोड़े से परेशान भी लग रहे हैं, एंजाइटी का एलिमेंट भी है। देखे ना यहाँ पे पहले डॉक्टर ने एक शक डाल दिया कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, और दूसरे ने कहा नहीं हुआ, तीसरे ने कहा हुआ है। अब मरीज कंफ्यूज है कि किस डॉक्टर की मैं बात मानूं और कौन सही कह रहा है। तो उसमें आई थिंक वो एंजियोग्राफी की, और उस पर भी कोई ज़्यादा मसला इनका नहीं निकला, थोड़ा मसला निकला, उन्होंने दवाइयाँ लिख के दे दी हैं, तो वो इंशाल्लाह दवाइयों से ये ठीक हो जाएंगे। इन्हें कहे कि मोटरसाइकिल आप बेशक खुले दिल के साथ चलाएं, और कई दफ़ा कुछ लोगों जो है उनको छाती पे हवा पड़ती है तो उन्हें महसूस होता है कि शायद सीने में दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से जो दवाइयाँ आप खा रही हैं अच्छी दवाइयाँ खा रहे हैं, और ये दवाइयाँ आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है, इससे ज़्यादा दवाई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे ज़्यादा आप परेशान हो जाए वहाँ पे जो एल्प गोली उन्होंने लिख के दी है, वो एल्प जो है गोली इवन दिन को भी अगर आधी गोली लेनी पड़ी तो वो ले लिया करे, तो आप रिलैक्स कर जाएंगे। तो आपको फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। अपने नॉर्मल काम काज, रोज़ाना के जितने काम काज है वो जारी रखें, उसमें किसी किस्म की रुकावट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप फिट हैं इन दवाइयों के साथ, माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा फिट है। बिल्कुल, और इनकी आवाज़ से भी लग रहा था माशाल्लाह कि ये बिल्कुल फिट है। थोड़ा सा ही मुझे लग रहा है कि ये एंजाइटी का एलिमेंट है, तो जिस तरह कि आपने कहा खौफ है जी, जी खौफ है इनको कि एक दफ़ा हो गया है तो दोबारा ना हो जाए। तो एक तो ये है कि अल्लाह पर यकीन रखिए कि जो जहाँ पर जिस वक्त होना है वो ज़रूर होकर रहेगा। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है, दवाई खानी है और खुश रहना है। सर, हम फालिज की बात कर रहे थे, आपने कहा कि कोई दवाई उस सूरत में इस्तेमाल नहीं करनी अगर आप किसी दवाई पर नहीं हैं। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं या आप शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आपने अपनी वो वाली दवाई ले लेनी है और फिर आपने डॉक्टर के पास चले जाना है। यानी डिस्प्रिन नहीं लेनी। डिस्प्रिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जो अटैक हो रहा है डिस्प्रिन ले लें, क्योंकि डिस्प्रिन कई दफ़ा फ़ायदा देती है, कई दफ़ा नुकसान देती है। हमने देखा है कि कुछ लोग थे जिनको ब्लीडिंग थी ब्रेन में, और उन्होंने इस ख्याल में ले ली कि डिस्प्रिन फ़ायदा देगी। डिस्प्रिन जब उन्होंने ली तो पहले ब्लीडिंग कम थी और बाद में ब्रेन में ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, और इतनी बढ़ गई कि वो बेहोश हो गए और उनकी सांस रुक गई, और फिर उन्हें वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, आपने कोई दवाई नहीं लेनी सिवाय ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करके रखना है, और फ़ौरन हॉस्पिटल में जो है वो रिपोर्ट करना है, और CT स्कैन आपका पहले हो जाना चाहिए जो हमें बताती है कि ये क्लॉट है या ब्लीडिंग। बिल्कुल, और कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, मैंने खुद
खुद देखी हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा फलाने की बीपी की दवाई ले आओ और इनको खुद से जल्दी से दवाई दे दो। तो आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, किसी और की दवाई आपने मरीज को बिल्कुल भी नहीं देनी। यहाँ पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैडम, आरिफ बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी, सवाल पूछे। ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये हम मक्खन यूज करते हैं, ये घरेलू मक्खन, ये इससे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है या ये चकराहट में इनके इससे ज्यादा इनके असंदाज होती है जिसम में? ठीक है, ये जो मक्खन है ये खुद बनाते हैं आप? जी ठीक है, सही है। और वजन वगैरह ज्यादा है आपका? कोई दिल का मसला तो नहीं है, खानदान में दिल का मसला? ये कोई मसला नहीं, अपना मैदे का इशू होता है। ठीक है, आपका सवाल अच्छा था, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, मक्खन के बारे में पूछ रहे हैं, मक्खन खा सकते हैं? जैसे हमने वो कहा कि कोई भी चिकनाई वाली चीज़ है, मक्खन को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बहुत कम। आई थिंक हफ्ते में 2 या 3 दिन कर लें और उसकी मिकदार कम होनी चाहिए। उसमें मैं जैसे कहता हूँ, अगर आपने कोई पराठे पे आपने या रोटी पे डाल के मक्खन खाना है तो वो भी हफ्ते में 1 दिन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर बाकी दिन जो है चिकनाई से आप ज़रा परहेज़ करें, क्योंकि ये चिकनाई है, इस चिकनाई में से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं और बाकी जो चर्बी की इकसाम है वो सारी की सारी बढ़ती हैं, वो फिर प्रॉब्लम होता है आपके लिए। तो इसलिए कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, रोज़ाना इसको खाने से जो है वो बचें आप, क्योंकि इस चिकनाई से आप ना सिर्फ आपकी दिल की नालियाँ बंद होती हैं, आपकी टांग की नालियाँ, बाजू की नालियाँ भी बंद होती हैं और दिमाग की नालियाँ भी बंद होती है। तो ज़्यादा जो नुकसानदेह होती हैं ये चिकनाई वाली चीज़ें होती है, और गोश्त का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। अगर आप सब्ज़ी इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट इस्तेमाल करेंगे और खुश्क रोटी इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद है, या सेहतमंद ग़ज़ा है जिसमें से आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और चिकनाई से आपको पता है मोटापा भी होता है, और मोटापे के बाद फिर बाकी जो बीमारियाँ वो आती हैं। सर, हम हमेशा से ये कहते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो पहले कोशिश करें कि आपकी ग़ज़ा से ये कम हो जाए। तो कितने अरसे तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि ग़ज़ा से कम हो जाए, और अगर नहीं हो रहा तो फिर दवाई पर शिफ्ट होना चाहिए? नॉर्मली तो उसका ये है कि 2 महीने से 3 महीने तक आप कोशिश करें कि आप खुराक में एहतियात करें और डेली आधा घंटा और घंटा एक्सरसाइज करें, और उसके बावजूद ये करने से ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये कम ना हो तो फिर दवाई की तरफ जाए। कई दफ़ा होता है कि बॉर्डर लाइन होता है, किसी 200 से ऊपर वाला नॉर्मल है, किसी का 10 है, किसी का 11 है, किसी का 15 है, किसी का 20 है। ये चीज़ें इस लेवल तक ऐसे हैं जो सिर्फ खुराक से और दवाई से, एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकता है। जो दवाई आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ये चीज़ों के बावजूद आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे ना हो, तो फिर होता ये देखें, आपका जो 35% कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर खुराक में जाता है, ठीक। 65% जो कोलेस्ट्रॉल है जिस्म के अंदर बनता है। आप उस 35% को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी खुराक के साथ। जो अंदर बन रहा है 65%, वो आपकी खुराक पे कंट्रोल के बावजूद और एहतियात के बावजूद ना कम हो तो फिर आपको दवाई की जरूरत होती है, फिर आपने दवाई लेनी है और फिर डॉक्टर की एडवाइस पे दवाई लेनी है। सही। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि बस डॉक्टर्स जो है वो दवाइयाँ देना चाहते हैं और हमें दवाइयों पर लगा रहे हैं, और फिर ख़ुद से दवाई कभी छोड़ते हैं, कभी जो है शुरू कर देते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ हैं, क्या ये सारी उम्र खानी होती हैं, या अगर आपका कोलेस्ट्रॉल आपने टेस्ट करवाए और कम आ गया है तो क्या पेशेंट जो है वो ख़ुद से स्टॉप कर सकता है, या डॉक्टर का मशवरा ज़रूरी है? अगर तो देखें उसे कोई बीमारी नहीं है, स्वाई कोलेस्ट्रॉल के, ये कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज़्यादा था और उसने खुराक के साथ कोशिश की, एक्सरसाइज के साथ कोशिश की, नहीं नीचे आया तो फिर मेडिसिन वो इस्तेमाल करता रहे और थोड़ी डोज में इस्तेमाल करता रहे, इतना करता रहे कि वो कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर उसके अंदर बन रहा और वो आप खुराक में एहतियात भी करेंगे फिर भी वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको दवाई की ज़रूरत है, फिर उसे लगातार लेनी चाहिए। और डॉक्टर के मशवरे, कुछ इसके टेस्ट होते हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयाँ उनका जिगर के ऊपर भी असर होता है, पट्ठों के ऊपर भी असर होता है। कुछ लोगों का थोड़ी सी है शुगर ज़्यादा हो जाती है, कुछ का थोड़ा सा मेंटेशन डिमेंशिया वाला का भी होता है, लेकिन बहुत कम ऐसा। लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, वैसे आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए दवाई। सर, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद इस्माइल, पेशावर। जी, सवाल पूछे। जी, मैं पेशावर से मोहम्मद इस्माइल बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल करें। सवाल मेरा ये है कि मैं मरीज हूँ, दिल का कैपेज मेरा हुआ है। ठीक है। सितंबर 2023 में। ठीक है। 187।
ये क्या? उसके क्या बाद फिर हफ्ता 10 दिन के बाद फिर मेरा बाइलेटरल पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। ठीक, अच्छा, ठीक है, दोबारा रीएडमिटेड शिफ्टेड टू सीयू। ठीक है, वहां पे इलाज किया तकरीबन 11 दिन। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने जो दवाई दी लोप्लेट प्लस 150, ट्राइकार्डिन, कार्डिट, जी जी, सस्टेट, ठीक है। और इससे ठीक है अभी आप? अभी तो हालत ठीक है, पर एग्जर्शन और कभी कभी चक्कर आता है और डायबिटिक भी हूँ। अच्छा, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना रहता है आपका? ब्लड प्रेशर मेरा हमेशा से नॉर्मल है। उम्र ठीक है। उम्र क्या है आपकी? उम्र 71 में जा रहा हूँ। ठीक है। पानी वगैरह की इनटेक ठीक है आपकी? जी सर। एक्सरसाइज प्रोस्टेट है। ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं आप? वॉक कर नहीं सकता, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। अच्छा, ठीक है, चलें, ठीक तो है। आपके सवाल का लिए मैंने उससे मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि अबाउ 60 के लिए सर्जरी अच्छी नहीं है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के बीमार के लिए। पूछना क्या चाहते हैं? आप पूछना क्या चाहते हैं? सवाल क्या आपका? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि परसों मैं डॉक्टर के पास गया, किसी ने बार बार कहता रहा, कई दोस्त अहबाब डॉक्टर वगैरह कि फलाने, उसका नाम कसदन मैं नहीं लेता, फलाने डॉक्टर के पास जाएं और आप उनसे अपना मुआयना कराएं। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि रोजाना 1 से 2 अंडे और देसी घी और गोश्त। ये खाना है या नहीं खाना? क्या कहा उन्होंने? नहीं, जितना खा सकते हो खाओ, पर रोटी कम खानी है। अच्छा, ठीक है, गंदम की रोटी। ठीक है। तो अभी डॉक्टर साहब से आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि आप ये खा सकते हैं या नहीं? मैंने तो अपनी हिस्ट्री दे दी, आगे आप मुझे मुतमईन ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपकी राय का मुंतजिर हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी सर। जी, आई थिंक ये 71 की एज है, 2003 में बाईपास हुआ है, 20 साल हो गए हैं। और अब जो जिन्होंने इन्हें ग़ज़ा का कहा है, ये ग़ज़ा दिल की बीमारी करने वाली ग़ज़ा है, इसलिए इसमें से एहतियात करें। मैंने जैसे हमेशा कहता हूँ कि देसी घी इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ी मिकदार में करें और घर की हांडी में करें। और अगर आपका पराठा खाने को दिल करता है तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 दिन पराठा खा सकते हैं। अंडे आपके जो अलाउंस है हफ्ते के 2, जिनको दिल की बीमारी है उनको 2 अंडे जर्दी समेत। उन्होंने शायद हफ्ते में कहा होगा, एक दिन में नहीं कहा होगा। ये कहते हैं कि दिन में 2 खाने, और सफ़ेदी 1 की बजाय 2 ले लें रोज़ाना। हाँ, और बाकी जो है ये खुराक आपकी सब्ज़ी है और फ्रूट है और सैलड है, ये वाली जो है इस पे ज़्यादा जोर होना चाहिए। और ये तो चलते भी नहीं है, और अगर ये चलेंगे तो ना इनकी कैलोरी चलेंगी, ना एक्सरसाइज, इनका सारा वेट इनके ऊपर पड़ेगा और वेट बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो दवाइयाँ खाते रहे। खुराक अपनी देखिए, सादा खुराक रखनी है। खुश्क रोटी, गोश्त का हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल, 1 दिन छोटा, 1 दिन मुर्गी का, 1 दिन मछली का, बड़ा गोश्त नहीं खाना। और बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा दिल करता है तो 2 महीने में 1 दफ़ा खा लें। बाकी जो है 2 महीने में 1 दफ़ा। और बाकी जो है आप सब्जी और फ्रूट पे ज़्यादा जोर, सलाद पे ज़्यादा जोर होना चाहिए। ज़्यादा आपको भूख लगती है तो आप छली खा लें, मकई के दाने खा लें, चने के दाने खा लें, वो आपका पेट भर दें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो चीज़ें, और कुछ लोगों को अगर भूख लगती है तो कोशिश ये करें कि आप खाने से पहले फ्रूट खा लें, ताकि आपकी वो फिलिंग इफेक्ट हो जाए और भूख आपकी जरा कम हो जाए। खाने से पहले पानी भी पी सकते हैं पेट को भरने के लिए? पानी भी पी सकते हैं, यस। बेसिकली तो ये है कि आपकी फिलिंग हो जाए, पेट में कुछ चला जाए, भूख आपकी कम हो जाए। तो आपका वो अगर बहुत ज़्यादा रोटी खा जाते हैं, भूख लगती है ज़्यादा, दिल करता है कि खाना ज़्यादा खाएं, तो ये उस पर ज़रा हो जाता है कि कंट्रोल हो जाता है थोड़ा सा। सर, फाइनल मैसेज, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यंग डॉक्टर्स को आप कोई मैसेज दें। जी, यंग डॉक्टर्स का ये देखिए, हमारे बड़ा ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सीनियर कौन था, ट्रेनिंग किसने आपको दी, और ये बेसिक्स जो हमारे एथिक्स हैं मेडिकल प्रोफेशन के, कि मरीज़ के लिए अच्छा सोचें, जिसमें मरीज़ का फ़ायदा हो वो बात करें, जिसमें दवाई बनाने वालों का फ़ायदा ना हो वो वाली बात ना करें। जो उसको सूट करती है दवाई, जो सस्ती है, जो उसकी जेब अफोर्ड कर सकती है, वो दवाई लिखें। महंगी दवाई किसी कंपनी के कहने पे ना लिखें। और आपकी जितनी
मरीज़ को फील होना चाहिए कि आप दिल से और दिमाग से मरीज़ के साथ हैं और उसका भला सोचते हैं और उसकी भलाई के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसको आपकी बात पे भी यकीन करेगा और अल्लाह ताला आपके हाथ में शफा भी देगा और हमेशा जो पेशेंट की वेलफेयर हो वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि चलते फिरते रहिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए और टेंशन्स को अपनी ज़िंदगी से दूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।